हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के जो 8 भेद होते हैं उन पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सभी के बारे में हमें जो है पूरा डिटेल में पढ़ना है। कल हमने सभी की परिभाषाओं को देखा था, आज उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ आप थोड़ी देर रुकिएगा और वीडियो को देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जब आप शुरू से बने रहेंगे तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा शुरू से अंत तक, यही कहना है। देखिएगा, बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा के विषय में कल हमने परिभाषा पढ़ी थी। परिभाषा थी किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब सभी लोग बचपन से ही संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हुए आए हैं। तो ये सिंपल सी संज्ञा की परिभाषा है। परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, महत्वपूर्ण जो है वो देखिएगा। जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा वहाँ पे मैं बता दूंगी कि इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें जो हैं परिभाषा वगैरह से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल आते हैं जो कि आपको व्याकरण के पार्ट में पढ़ाया जाएगा। पर अभी हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारे सामने इनका हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ये प्रश्न बन सकता है आपका कि जो संज्ञा होती है उसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन से होते हैं वो 5? एक देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये सब आपने पढ़ा है, पर एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो गई। आगे देखिएगा, आगे है जातिवाचक। जातिवाचक की बात करें तो जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे है समूहवाचक। समूहवाचक की बात करें तो समूहवाचक की जो परिभाषा है वो है जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो। किसका? जो वस्तुएं मापने और तौलने वाली होती हैं उनका बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म या गुण, अवस्था अथवा व्यापार का बोध हो, वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये तो हो गई संज्ञा की परिभाषा। मेन क्या हमें जानना था? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ये देख लिया। अब इनके जो उदाहरण होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कैसे हम जानेंगे ये जातिवाचक संज्ञा है, तो इनके बारे में एक अलग से वीडियो आएगी जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो उसमें जो है आपको डिटेल में पूरा जानकारी दिया जाएगा। अभी यहाँ पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, यहाँ से आप कहीं और व्याकरण में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसमें जितना दिया है इस पुस्तक में बस हम उसको पढ़ते चलते हैं। यहाँ से हम बस महत्वपूर्ण बिंदुओं को कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो नहीं होगा तो इस पर जो है मैं एक वीडियो अभी ही ला के पढ़ा दूंगी संज्ञा के बारे में। ठीक है, जो इनके भेद हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप अंडरलाइन करिएगा कि जो द्रव्यवाचक और जो भाववाचक संज्ञा है इनका प्रायः बहुवचन नहीं होता है। ये प्रश्न आपका पूछ सकता है। अगला पॉइंट है संज्ञा के रूपांतर या विकार 3 कारणों से होते हैं।
संज्ञा के जो रूपांतर व विकार जो होते हैं, ठीक है, वो कितने कारणों से होते हैं? तो 3 कारण उसके होते हैं। वो 3 कारण आपके कौन कौन से हैं? लिंग, वचन और कारक। ये भी प्रश्न बन सकता है। संज्ञा के रूपांतर के जो 3 कारण होते हैं, निम्न में से कौन सा कारण नहीं होता है? तो लिंग, वचन, कारक, समास, कुछ भी करके पूछ सकता है। एक गलत रहेगा, बाकी ये 3 सही रहेगा। अब लिंग की अगर हम बात करें तो लिंग के बारे में आप जानते हैं, जिस शब्द में स्त्री या पुरुष की जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। वचन की बात करें तो विकारी शब्दों के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो, देखिएगा विकारी शब्दों के, यहाँ पे बात हो रही है वचन का। जब हम निर्धारण करते हैं तो विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। विकारी शब्द पे फोकस करिएगा, बाकी तो आपको याद होगा, लेकिन विकारी शब्दों के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। आगे है कारक। कारक की बात करें तो संज्ञा हो या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध या किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित हो उस रूप को कारक कहते हैं। ये हो गई कारक की परिभाषा। अब इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो नीचे है। हिंदी में लिंग के भेद। तो हिंदी में जो है लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब आप वैदिक साहित्य आपने पढ़ा था, वैदिक संस्कृत, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वहां पे हमने पढ़ा था लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में कभी प्रश्न बनेगा तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। अब वचन की भी बात करें तो हिंदी में 2 भेद होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन नहीं होता है। आप जानते हैं द्विवचन का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब हम वैदिक संस्कृत को पढ़ रहे थे तो वहां पे द्विवचन का प्रयोग होता था। द्विवचन का लोप कब हुआ, कहाँ पे जो है द्विवचन को समाप्त किया गया था? तो जब हम पाली भाषा को पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, अगर किसी ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले वाली वीडियो देखिएगा। जो अभी तक हमने भाषा विज्ञान के संदर्भ में जितनी भी क्लासेस आई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी क्लासेस। वहाँ पे आपको इन सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे द्विवचन का, वहीं पे द्विवचन जो है वो समाप्त हो गया था। पाली भाषा में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता था, एक वचन और बहुवचन ही होते थे। और हिंदी में भी बात की जाए तो हिंदी में भी 2 ही भेद हैं वचन के। अगला पॉइंट है, हिंदी में कारक के 8 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। तो जब कारक की बात होगी तो कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। संख्याओं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद हमने पढ़े? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि द्रव्यवाचक और भाववाचक जो संज्ञा होती हैं उनका बहुवचन नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा हिंदी में लिंग कितने होते हैं? तो 2 लिंग होते हैं। हिंदी में वचन की बात करें तो हिंदी में 2 भेद होते हैं वचन के। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी टॉपिक है और ये सब तो आता है, पर रिवीजन मांगता है। हर एक टॉपिक इजी होता है जो आप पढ़ चुके रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो क्या होता है, जब ऑप्शन आप देखते हैं तो आप ही का दिमाग भ्रमित हो जाता है कि 2 होगा कि 3 होगा। आपको पता भी होगा तो भी आप गलत कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो 3 हो, मुझे 2 ही पता हो। ये चीज़ होती है ना, तो इसलिए इन सब पॉइंट को आपको पढ़ के रखना होगा। उसी तरीके से बात की जाए कारक की, तो हिंदी में जो कारक होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। अब ये आप कारक के भेद को देख सकते हैं आसानी से, कौन कौन से कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद होते हैं। इनके बारे में आपको पता है, इस पे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, जो अगला पॉइंट है वो ये है, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न बन सकता है। बात की जाए सर्वनाम की, तो सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग होता है और जिसका नहीं होता है वो कौन सा कारक होता है? तो 7 से सर्वनाम, 7 से 7, तो सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। और किसका प्रयोग नहीं होता है? तो संबोधन, 7 से संबोधन, संबोधन का ही प्रयोग जो है वो नहीं होता है सर्वनाम में। ये क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं हम सर्वनाम की। ये तो हो गई जो है कारक के विषय में बात। अब देखिएगा सर्वनाम, और जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न बनता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम में जो कारक प्रयोग किए जाते हैं, कितने कारकों का प्रयोग होता है सर्वनाम में? तो 7 कारक का। ध्यान रखिएगा, सर्वनाम में 7 कारक का प्रयोग होता है, लेकिन सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो मैंने रेड कलर से किया है अंडरलाइन, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे बात की जाए पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुष यानी कि वक्ता, श्रोता व अन्य। वक्ता जो बोलने वाला है, श्रोता जो सुनने वाला है, या फिर अन्य कोई। तो पुरुषों में यही आएगा कि नाम के बदले आने वाले शब्द जो होते हैं वो पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे वक्ता, श्रोता या अन्य के बदले जो नाम आते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? मतलब नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब नाम ना लेकर के मैं अपना नाम ना लूँ, मैं सीधे बोल दूँ मैं, तो ये सर्वनाम हो गया। मैं आपका नाम ना लूँ और बोल दूँ तुम, तो ये हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, नाम नहीं ले रहे हैं, तो नाम के बदले जो प्रयोग किया जाता है वो होता है सर्वनाम, आप जानते ही हैं। तो इसमें हो जाएगा मैं, तुम, आप। मैं, तू, आप ये पुरुषवाचक में आते हैं, इसको ध्यान रखना है। मैं, तू, आप पुरुषवाचक में है। निजवाचक की बात करें तो निजवाचक जो होता है, निज मतलब अपना, कहते हैं ना निजी बात है। जब कोई बात होती कहते हैं भैया ये हमारा निजी मामला है। निजी मामला अपना स्वयं का है। ठीक है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करिए। तो वहीं से आप इसको याद रखिए, निज यानी कि स्वयं। तो इसमें बात अगर हम करेंगे तो इसमें जो पुरुषवाचक होता है वो आप होता है। क्या होता है? आप, मतलब आप स्वयं के लिए बात हो रही है, आप यानी कि स्वयं के लिए। ठीक है, आगे है निश्चय। निश्चयवाचक यानी कि यह, वह, से। ये शब्द जो होते हैं ये निश्चयवाचक हैं, ये ध्यान रखिएगा। यह मेज है, तो ये निश्चय है ना, निश्चित है कि यह मेज है। वह आदमी है, वह गाड़ी है, तो वो निश्चित है कि वह गाड़ी है। ये चीज आपकी निश्चित है, तो ये निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चय की बात करेंगे तो अनिश्चय में कैसे शब्द आते हैं? जैसे कुछ, कोई वाक्य दे दिया, उसमें लिखा है कि कुछ। ठीक है, कुछ अगर शब्द आया तो आप समझ जाएंगे और पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनको ध्यान रखना है कि कौन से शब्द है जो किस में आते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको कुछ और कोई जैसे शब्दों को देखने को मिलेगा। संबंधवाचक की बात करें तो संबंधवाचक में शो शब्द दिखेगा, सो। और आगे है प्रश्नवाचक, और जब प्रश्नवाचक की हम बात करते हैं तो प्रश्नवाचक में क्या आएगा? कौन आया था? प्रश्न करेंगे कौन आया था, तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। तुमने क्या खाया? क्या खाया, क्या है? प्रश्नवाचक है, प्रश्न किया जा रहा है ना, तुमने क्या खाया, तो ये प्रश्नवाचक है। तो कौन और क्या जब आएगा तो ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसको ध्यान रखिएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक अभी जो मैंने सबसे पहला पढ़ा है, जिसमें मैंने पढ़ा मैं, तू और आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आगे देखिएगा, हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार बनता है। अगर आएगा, प्रश्न बनेगा सर्वनाम के भेद। अगर भेद की बात करेगा तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन अगर संख्या की बात करेगा कि सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, सर्वनाम कुल कितने होते हैं, तो सारे मतलब टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। भेद 6 होते हैं लेकिन सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? मैं का मतलब हम होता है। तू का मतलब तुम। इसके बाद यह का मतलब होता है ये। वह का मतलब वे। सो का मतलब से। आप का मतलब आप स्वयं के लिए यहाँ पे जो आप लगा है। जो का जो, कौन का कौन, क्या का क्या, कोई का कोई, कुछ का कुछ। तो ये आपके 11 सर्वनाम होते हैं। इनमें से प्रश्न कोई भी पूछ सकता है कि कौन सा सर्वनाम का नहीं है, कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो ये 11 सर्वनाम होते, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के रूपांतर 3 कारणों से होता है। सर्वनाम के जो रूपांतर होते हैं वो 3 कारणों से होते हैं।
जैसे अभी हमने पढ़ा था संज्ञा के जो रूपांतर होते हैं वो तीन कारण से होते हैं, ठीक है, 3 कारणों से संज्ञा के रूपांतर होते हैं। वैसे ही सर्वनाम के भी रूपांतर जो होते हैं वो 3 कारणों से होते हैं। तो वहां पे हमने पढ़ा था संज्ञा में कि उसमें जो 3 कारण होते हैं वो लिंग, वचन और क्या होता है, लिंग, वचन और कारक होते हैं। संज्ञा में लिंग होता है, वचन होता है और कारक होता है। लेकिन सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम में पुरुष होता है, वचन होता है और कारक होता है, लिंग नहीं होता है। दोनों में अंतर समझ में आया? संज्ञा में लिंग होता है लेकिन सर्वनाम में लिंग नहीं होता है। आगे देखिएगा, सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता हो प्रश्न आपसे ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी विशेषता सर्वनाम के संदर्भ में असंगत है, फिर आपको ये सारे पॉइंट वहां पे दिए जाएंगे। तो जो गलत पॉइंट होगा वो आप पकड़िएगा। याद रखिएगा, सर्वनाम में लिंग की बात नहीं होगी, सर्वनाम में लिंग के कारण रूपांतर नहीं होता है, संज्ञा में लिंग के कारण रूपांतर होता है। इसमें जो रूपांतर के 3 कारण हैं वो हैं पुरुष, वचन और कारक। आगे देखिएगा, सर्वनाम के केवल 7 कारक होते हैं, जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। सर्वनाम में जब भी कारक की बात होगी तो 7 कारक होते हैं। अब हम बात करेंगे विशेषण की। ये तो हो गई सर्वनाम की बात। अब देखिएगा विशेषण। विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो कामता प्रसाद गुरु के आधार पर विशेषण के भेद एवं उपभेद को रेखा चित्र किया गया है। देखिएगा, ये किसके आधार पे किया गया है, तो कामता प्रसाद गुरु के आधार पे। कभी अगर प्रश्न आया विशेषण के भेद व उपभेद किसके द्वारा जो है विशेषण के भेद व उपभेद किए गए हैं, तो वो कामता प्रसाद गुरु के आधार पर किया गया है। और आप देख सकते हैं विशेषण के जो भेद और उपभेद हैं, ये पूरा चार्ट है, आप इसको देख लीजिएगा और आप इसका स्वयं से अध्ययन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास पुस्तक नहीं होगी तो आप वीडियो को भी पॉज करके इसको देख सकते हैं, इस चार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी नीचे देखिएगा, जो पॉइंट है उसको देखिएगा कि जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। कभी प्रश्न आता है प्रविशेषण क्या होता है, तो जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला पॉइंट है, विशेषण के रूपांतर के संबंध में कामता प्रसाद गुरु का मत सर्वमान्य है, जो कि निम्न है। अब देखिएगा, विशेषण के संबंध में कामता प्रसाद गुरु ने कुछ अपना मत प्रस्तुत किया था और कामता प्रसाद गुरु ही हैं जिन्होंने विशेषण के भेद व उपभेद किए हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये है कामता प्रसाद गुरु का जो मत है विशेषण के संबंध में, वो है। आइए इनको देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि हिंदी में आकारांत विशेषणों को छोड़कर दूसरे विशेषणों में कोई रूपांतर नहीं होता, परंतु सब विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं। इसको अंडरलाइन करिएगा कि जो विशेषण होते हैं उनमें जो है परोक्ष रूप में जो है लिंग, वचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषणों का विकार संज्ञाओं के समान उनके अंत के अनुसार होता है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये लाइन याद रखिएगा। विशेषणों में परोक्ष रूप से लिंग, वचन और कारक होते हैं, ये किसने कहा है, तो कामता प्रसाद गुरु के द्वारा कहा गया है, जो कि सर्वमान्य भी है। अगला पॉइंट है कि हिंदी में विशेषण की 3 तुलनावस्था मानी जाती है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बस ये 3 अवस्थाओं के नाम याद रखिएगा। ये विशेषण की 3 तुलनावस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये हो गए विशेषण के बारे में 1-2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उनको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया की अगर हम बात करें, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है क्या, ये रूपात्मक रूप के अनुसार शब्द के भेद हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा था ना, रूप के अनुसार शब्द के जो होते 2 भेद होते हैं। तो पहला आपका हो गया, पहला आपका क्या था,
पहला आपका विकारी है और दूसरा है अविकारी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये विकारी वाले पढ़ रहे हैं। विकारी जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, ये आपके विकारी वाले हैं। उसके बाद जितने भी आपके मिलेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, वो आपके अविकारी रहेंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा, कल हमने इसके विषय में बताया था। अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप कल वाली वीडियो भी जाके प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी फटाक से शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। तो आइए देखिए, क्रिया के बारे में हम बात करते हैं। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। जो क्रिया होती है उसके मूल को हम क्या कहते हैं? ये सब छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पता है, ये आपके यही जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपके 1 से 2 नंबर आपके गायब कर देते हैं। गायब करने का सेंस कि आपको ये सारे टॉपिक पता हैं, आपने पढ़ा भी है, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो सब मिक्स हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है, मैं तो बचपन से पढ़ा हूँ। नहीं, भले ही आप बचपन से पढ़े हो, पर उस चीज़ का भी रिवीजन करना जरूरी है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो हर एक टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, क्रिया के मूल धातु को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को तो धातु कहते हैं। आगे देखिएगा, व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। अब धातु के भेद कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से। पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। ये 2 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यौगिक धातु 3 प्रकार के होते हैं। अब एक होता है मूल और एक होता है यौगिक। तो मूल का तो कोई भेद नहीं है, लेकिन यौगिक की अगर हम बात करें तो यौगिक धातु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ से आपके प्रश्न बने। देखिएगा, पहला पॉइंट है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। जैसे जब कोई धातु होती है, अब उसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो सकर्मक या फिर प्रेरणार्थक धातु बनते हैं। अगला है, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु बनते हैं। ये प्रश्न बन सकता है, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से कौन से धातु बनते हैं? संयुक्त धातु, सकर्मक धातु, प्रेरणार्थक धातु, नाम धातु। तो नाम धातु बनते हैं जब भी संज्ञा या विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो। नेक्स्ट पॉइंट है, एक धातु में 1 या 2 धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं। जैसे कि एक धातु है, उस एक धातु में एक धातु और जोड़ दें या फिर उससे ज़्यादा जोड़ दिया जाए, 2 से अधिक जोड़ दिया जाए, तो ऐसे धातुओं को हम कहते हैं संयुक्त धातु। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की। तो जब क्रिया के भेद की अगर हम बात करें तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। क्रिया के भेद की बात करें तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। बहुत पढ़े हैं, आइए देखते हैं इसके आगे। अगला पॉइंट है, क्रिया के रूपांतर निम्नलिखित कारणों से होता है। अब क्रिया का जो रूपांतर है वो किन किन कारणों से होता है तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे कारण बताए गए हैं क्रिया के रूपांतर के। तो कौन कौन से कारण आप इनको ध्यान रखिए, जैसे वाच्य, काल, अर्थ यानी कि भाव, पुरुष, लिंग, वचन। ये जितने भी रूपांतर आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के कारण ये जो कारण है क्रिया के रूपांतर के, याद रखिएगा। ये 6 जो रूपांतर है इनको ध्यान रखिएगा। वाच्य है, काल है, अर्थ है, पुरुष है, लिंग है और वचन है। पुरुष 3 होते हैं, पढ़ा है। लिंग 2 होते हैं, वचन आपके 2 होते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। आगे देखिएगा, वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने को प्रयोग कहा। नीचे देखिएगा, नीचे कहते हैं कि वाक्य में
क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के निर्धारण करने को प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा प्रयोग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा प्रयोग है? कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, जिसे हम कहते हैं कर्तिकार। वो हमने पढ़ा है ना, आपको मैंने पढ़ाया है संस्कृत में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वैसे ही हिंदी में बात करेंगे तो प्रयोग 3 होते हैं, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। ये 3 होते हैं। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, कर्मणि प्रयोग की बात करें तो कर्मणि प्रयोग के 2 भेद होते हैं। देखिए, प्रयोग के 3 भेद होते हैं, कर्तरी, कर्मणि और भावे। अब इसमें जो दूसरा वाला होता है कर्मणि, कर्मणि के 2 भेद होते हैं, कर्तरीवाच्य कर्मणि और कर्मवाच्य कर्मणि। ठीक है, एक होता है कर्तृवाच्य और दूसरा होता है कर्मवाच्य कर्मणि। तो कर्मणि के 2 भेद होते हैं। अब बात करेंगे भावे। भावे प्रयोग के 3 भेद होते हैं। तो भाव के कितने होते हैं? भाव के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य भावे, कर्मवाच्य भावे और भाववाच्य भावे। यानी कि जब प्रयोग की हम बात करेंगे तो प्रयोग के 3 भेद होते हैं, कर्तृ, कर्मणि और भावे। कर्तृ का कोई भेद नहीं है, कर्मणि के 2 भेद होते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है तो ये 2 भेद होते हैं। भाव तीसरे नंबर पे है तो भाव के 3 भेद होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। जब भाव की बात करेंगे तो इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपके भाववाच्य आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे है भाव की अगर हम बात करेंगे तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों आएंगे। लेकिन जब कर्मणि की बात करेंगे तो इसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ही आएगा, भाववाच्य आपका नहीं आएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं वाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि वाच्य के बारे में हमने संस्कृत में पढ़ा है। अगर बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो आप संस्कृत व्याकरण वाली जो प्लेलिस्ट है आप वहां से जाके इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वाच्य के भेद की। तो वाच्य जो होते हैं वो उसके 3 भेद हैं। ठीक है, अब 3 भेद कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 भेद होते हैं। आगे दिया है, हिंदी में क्रिया के कालों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अब हिंदी में जो हम क्रिया जो पढ़ते हैं, क्रिया में जो कालों की बात होती है उसके भी मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, ये जो मुख्य 3 भेद होते हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, सभी को पता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने होते हैं और भविष्यकाल के कितने होते हैं। जब बात आती है वर्तमान काल की तो बगल में ही लिख लीजिएगा, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और भविष्यकाल के कितने होते हैं? तो भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। पहले तो संख्या याद करिएगा किसके कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 होते हैं, भूतकाल के 6, भविष्यकाल के 3। कौन कौन से होते हैं, नाम भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ये आपके 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। अब बात करें भूतकाल की तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत, ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। वहीं पे अगर हम भविष्यकाल की बात करें तो भविष्यकाल में 3 भेद होते हैं भविष्यकाल के, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। तो याद रखिएगा, हेतुमत भविष्यकाल हेतुमत भविष्यकाल में है और हेतुमत भूतकाल में है, लेकिन वर्तमान काल में ये नाम नहीं मिलेगा आपको। ये क्लियर हो गया। 3 भेद होते हैं और तीनों के अलग अलग भेद होते हैं। वर्तमान के 5 होते हैं, भूत के 6 और भविष्य के 3। आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो आगे कहते हैं भाव या अर्थ की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं।
भाव या अर्थ की दृष्टि से अगर हम क्रिया के भेदों की बात करें तो क्रिया के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा। वो कौन कौन से हैं? निश्चयार्थक, संभावनार्थक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक और संकेतार्थ। ये 5 भेद होते हैं। आगे देखिएगा, क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उन्हें कृदंत कहते हैं। क्या कह रहे हैं? क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उन्हें कृदंत कहते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, रूप के अनुसार कृदंत 2 प्रकार के होते हैं। अब कृदंत कितने प्रकार के होते हैं? तो कृदंत 2 प्रकार के होते हैं, ये आप अंडरलाइन करिएगा। कृदंत की बात करें तो कृदंत 2 प्रकार के होते हैं, विकारी कृदंत और अविकारी कृदंत। जिस प्रकार से हमने शब्द के भेद की बात की थी, रूप के आधार पे, रूपात्मक आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी, जिन्हें हम कहते हैं अव्यय भी। वैसे ही कृदंत की अगर हम बात करेंगे तो कृदंत के 2 भेद होते हैं, विकारी कृदंत, अविकारी कृदंत या फिर अव्यय कृदंत। विकारी में आपके आ जाएंगे क्रियार्थक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत, ये आपके विकारी में आएंगे। अविकारी में पूर्वकालिक कृदंत, तत्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत और पूर्ण क्रियाद्योतक। याद क्या रखना है? बस ये ध्यान रखना है कि कृदंत के 2 प्रकार होते हैं, विकारी कृदंत और अविकारी या अव्यय कृदंत। ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो क्लास है हम इसको यहीं तक रखते हैं। हमने विकारी वाले सारे भागों को पढ़ लिया है और कल हम अविकारी वाले सारे पॉइंट को देखेंगे और उसका भी विस्तृत अध्ययन कल कर लेंगे और कल शायद ये खत्म भी हो जाएगा, विकारी वाला अविकारी वाला जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और आज आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर कोई समस्या भी होगी, कोई त्रुटि हुई होगी मुझसे तो आप उसको भी बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगी। बाकी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप कमेंट के ज़रिए आप अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। मिलती हूँ कल शाम ठीक 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।